एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 इकोनॉमिक्स की बुक इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। भी हमें इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी। हम ये सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारी इंडिया में कौन आए थे? ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडिया में रूल किया था। उनके आने से पहले प्रायर प्री ब्रिटिश पीरियड, जब हम उनके आने से पहले ब्रिटिश की पहले हम चाहते हैं कि हमारे भारत को किस नाम से जाना जाता था? सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। उसका रीजन क्या था? इंडिया वाज रिच इन मिनरल्स, इट वाज रिच इन सॉइल फर्टिलिटी, हैंडीक्राफ्ट एंड जो भी उसके काम थे, इंडिया उसमें क्या था? रिच आज भी है, लेकिन आज एक तो ब्रिटिशर्स ने हमारे उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन की और उसके बाद आज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है कि हम अपने मिनरल्स को, सॉइल फर्टिलिटी को ओवर यूटिलाइजेशन कर चुके हैं। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते थे तो हमारे पास 3 ही सेक्टर थे, एक एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और हमारा ट्रेड। एग्रीकल्चर भी बहुत फाइन था, हमें किसी के ऊपर डिपेंड लेने की जरूरत नहीं थी, वी वर सेल्फ सफिशिएंट। इवन हम वहां तब इंपोर्ट नहीं कराते थे, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट ही करते थे। एग्रीकल्चर के काम में काफी लोग जो हम यहाँ पे काम था, क्रॉप फार्मिंग में थे, कैटल फार्मिंग में थे, गोल्ड स्मिथ में थे, ब्लैक स्मिथ में थे या फिर लोग वॉशरमैन थे। मतलब अपनी अपनी आर्ट के अकॉर्डिंग वो काम करते थे। मोस्ट प्रोबेबली जो भी काम किया जाता था वो अपने हाथ से किया जाता था, मशीन वगैरह के यूज नहीं किया जाता था, लेकिन वो इतने फाइन क्वालिटी के थे कि हमारी इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड दूर दूर तक जाती थी। सेकंड, इंडस्ट्री में क्या था? मेनली हमारे 2 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री होती है, एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक होती है हमारे पास लार्ज स्केल इंडस्ट्री। माना कि मशीनरी के साथ काम नहीं होता था, इसलिए इतनी हमारी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है वो फ्लोरिश नहीं थी। जो मेन काम था वो किसका था? हैंडीक्राफ्ट का, मीन्स हाथ से करने वाले कामों का, जिसमें क्या आता है? आर्ट एंड क्राफ्ट आ जाते हैं, स्कल्पटर आ जाते हैं जो मूर्तियां वगैरह बनाते हैं, उसके अलावा वीविंग का काम आ जाता है, बास्केट वीविंग, जिसमें मोल्ड से घर के सारे मेंबर मिलके काम करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जो हमारे नवाब थे, राजा थे, जब एम्पायर थे, जब प्रिंसेस थे, उनमें इन हैंडीक्राफ्ट की डिमांड बहुत ज्यादा थी। हमारे इंडिया के आर्ट एंड क्राफ्ट का इसको हेरिटेज का इसको एक माना जाता था, उसका पार्ट। उसके बाद ट्रेड, इंडिया मोस्ट प्रोबेबली इंपोर्ट तो करती नहीं थी, ये कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट ही करती थी। 17th सेंचुरी में ये माना जाता था कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है वो किससे ज्यादा रिच है? इजिप्ट के। ऑन द होल हम कहते हैं कि हमारी कंडीशन बहुत अच्छी थी, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे, बहुत अच्छा हम अर्निंग करते थे, बहुत अच्छा हमारा सिस्टम था। लेकिन नियर अबाउट 757 में ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पे आई? हमारी इंडिया में आई। और इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947 में। और 1757 में एक बैटल हुई थी, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई थी? जीत रही थी। उनको हमारे इंडिया में आने का एक सुपर पॉइंट मिल गया था। धीरे धीरे उन्होंने अपना बिजनेस इतना एक्सपेंड कर लिया था कि पूरी इंडिया के ऊपर उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपना रूल करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने 1947 के तक हमारी इंडिया के ऊपर नियर अबाउट रूल किया था। उसके बाद नियर 190 ईयर्स के बाद हमें क्या मिली थी? इंडिपेंडेंस मिली थी, जिसके कारण ब्रिटिशर रूल में हमारे इंडिया के तीनों जो सेक्टर है इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। फर्स्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्ट प्रोबेबली सारा ही खत्म हो गया था, क्योंकि उनका मेन रीजन क्या था? इंडिया के ऊपर रूल करना, इंडिया के ऊपर एक्सप्लॉइट करनी। किस पर्पस के लिए? अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। इंडिया उनका जब मेन पॉलिसी थी वो कौन सी पॉलिसी? ड्रेनेज पॉलिसी थी। ड्रेनेज पॉलिसी का मतलब क्या था? इंडिया का सारा वेल्थ इंडिया से ले जाकर कहाँ पे यूज करना? ब्रिटेन में यूज करना, उनके खुद के पर्पस के लिए। अगर यहाँ पे भी यूज होता था तो वो इंडिया के ऊपर, इंडियंस के ऊपर नहीं स्पेंड होता था, किसी ना किसी वे से वो ब्रिटिशर्स के ऊपर ही स्पेंड होता था। जिनके कुछ रीजन थे, तो हमारे उस टाइम की एग्रीकल्चर के क्या फीचर थे? सबसे पहले था लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले प्रोडक्शन क्या होती है? टोटल
आउटपुट, जो हम प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आउटपुट पर हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर के ऊपर हमारी कितनी आउटपुट हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल से बहुत ज्यादा ही कम थी। आज के मुकाबले हम ये बोल सकते हैं 3 या 4 टाइम्स कम थे। ये भी रीजन था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या बन गया था? बैकवर्ड माना जाता था, जिसको स्टेगनेंट माना जाता था। बैकवर्ड मतलब पीछे से, और स्टेगनेंट जिसमें कोई हो ही नहीं रही प्रोग्रेस, अगर प्रोग्रेस हो भी रही है तो बिल्कुल ना के बराबर। दूसरी तरफ प्रोडक्शन कम थी, और जब हमारी पॉपुलेशन थी इट वाज इंक्रीजिंग डे बाय डे, लोगों को 2 टाइम की खाना भी अच्छे से नहीं हो रहा था, जिसके कारण हमारी प्रोडक्शन लो थी और प्रोडक्टिविटी लो थी। सेकेंड है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जो हमारी एग्रीकल्चर है वो शुरू से क्यों बैकवर्ड है? किस पे डिपेंड करती थी? हमारी रेनफॉल के ऊपर। ये क्या था? कभी रेनफॉल होगी और कभी रेनफॉल नहीं होगी। जिस ईयर में तो रेनफॉल अच्छी होगी उस साल में प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती थी, और जिस साल में रेनफॉल नहीं होती थी उसमें कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं होती थी। क्योंकि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया, उन्हें सारा ध्यान सिर्फ अपने यूटिलाइजेशन के ऊपर ही दिया। और क्या, यहाँ पे फेमिन्स वगैरह बहुत आते थे, ड्रॉथ बहुत आते थे, जिसके कारण हमारे लोग और ज्यादा पुअर हो गए थे। उसके बाद है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस क्या होता है? हम सिर्फ उतनी ही प्रोडक्शन करते हैं जिसके साथ हम उनका क्या कर सकते, लिवलीहुड कंप्लीट करें, लिवलीहुड प्रॉपर टेक इन टू काउंट कर सके, मतलब जितना हमने प्रोडक्शन की अपनी फैमिली के लिए बेसिक नीड्स कंप्लीट की, उसके बाद खत्म। हम इतनी प्रोडक्शन करते जिसके साथ हम सिर्फ अपना जीवन गुजार सकते थे। अगर कुछ बचता था, सरप्लस लिटिल होता था, जिसको हम क्या करते थे, मार्केट में जाके सरप्लस के तरह सेल करते थे, जिसके कारण लोगों के एडवांसमेंट नहीं होती थी, वो अपने फार्म्स वगैरह फील्ड वगैरह की कोई अच्छी सी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते थे। देन कम्स गल्फ बिटवीन ओनर एंड टिलर ऑफ द सॉइल। अब ये गल्फ का मतलब होता है डिस्टेंस, जो उनके ओनर और टिलर ऑफ सॉइल के बीच डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। ओनर कौन होते हैं? जो होते हैं हमारी सॉइल के, जमीन के मालिक। उस टाइम वो क्या होते थे? हमारे जिम्मेदार। और टिलर क्या होते थे? जो उनके खेतों में काम करते थे। जिम्मेदार कोई काम तो करते नहीं थे, वो सिर्फ टिलर से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या कर लेते थे, रेवेन्यू लेते थे, जो कि उन्होंने फिक्स कर देनी थी। चाहे रेनफॉल हो रही है, चाहे फेमिन आ रही है, चाहे ड्रॉट आ रही है, जो मर्जी कंडीशन हो, उन्होंने काम करने वालों से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यूज करनी। उसके बाद वो जो जमीन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी फर्टिलिटी के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देते थे, जो इनकम जनरेट होती थी उसको अपनी लग्जरियस लाइफ जीते थे, जिनके कारण जो पुअर लोग थे, वो जो टिलर थे, वो और ज्यादा क्या होने शुरू हो गए थे, पुअर होने शुरू हो गए थे। बड़ी मुश्किल से वो पूरी लाइफ एज ए उनके स्लेव काम करते थे। देन कम्स स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। जो स्मॉल एंड मतलब छोटी छोटी उनके क्या थे, खेत होते थे, और वो भी क्या थे, एक तो बहुत छोटे छोटे थे और बहुत दूर दूर था, किसी का इस जगह पे कुछ पार्ट, इस जगह पे कुछ पार्ट, इस जगह पे, जिसके कारण भी वो प्रोडक्शन नहीं कर। जगह थोड़ी है, एफर्ट ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है। अगर हमारी लैंड एक जगह पे ही प्रॉपर इकट्ठी होगी, अगर वहां पे हम प्रोडक्शन करेंगे तो वो ज्यादा होगी, लेकिन वो क्या थी, टूटी थी और छोटी छोटी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट पार्ट्स में हुई हुई थी। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ट्री टायर सिस्टम। जो हमारा लैंड का रेवेन्यू सिस्टम था वो क्या था, 3 टायर सिस्टम, जिसको हम ट्रायंगुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या थे, एक गवर्नमेंट थी जिसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रिटिशर्स बोल देते हैं। दूसरी तरफ हमारे क्या थे, जमींदार थे, जिनको हम क्या बोल देते हैं, दे आर ओनर ऑफ द लैंड। थर्ड हमारे पास क्या हो जाते हैं, टिलर, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेनेंट्स। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक फिक्स क्या टैक्स फिक्स कर दिया था, जो वो किन से लेते थे, जमींदार से लेते थे, और जमींदार को पूरी फ्रीडम देती थी। आप टिलर्स को, टिलर्स कौन होते हैं, टेनेंट्स कौन होते हैं, जिम्मेदार खुद तो काम करते नहीं थे, वो अपने जो फील्ड है वो किनको काम करने के लिए देते थे, टिलर्स और टेनेंट्स को, जो कि उनकी लैंड पे काम करके प्रोडक्शन को प्रोडक्शन करते थे। तो इन्होंने जिम्मेदार, जो ब्रिटिशर्स है वो जिम्मेदार से क्या लेते थे, टैक्स लेते थे, जो कि अमाउंट फिक्स थी, वो भी हाई रेट था, लेकिन वो आगे उन्होंने उनको पूरी फ्रीडम दी हुई थी कि आप टिलर्स को जैसे भी एक्सप्लॉइट करना चाहो आप कर सकते हो।
हमें बस अपने एक फिक्स टैक्स के तक मतलब है, हमें कुछ नहीं आप कैसे ले वसूल कर रहे हो, कैसे उनसे आप ले रहे हो, कैसे कलेक्ट कर रहे हो, इट डजंट मैटर, ये आप पे डिपेंड है आप क्या करोगे। फिर जिम्मेदार क्या करते थे, वो उनसे ज्यादा टैक्स इनसे लेते थे, उनको बोल देता हमने आपसे इतनी रेवेन्यू कलेक्ट करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो, चाहे फैमिन आए, चाहे मॉनसून हो, चाहे ना हो, जो मर्जी हो, जिसके कारण टिलर का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो छोड़, उनका जो सब्सिस्टेंस करना भी मुश्किल हो गया था, जिनके कारण वो क्या लेते थे, फर्दर लोन लेने थे, कितने लेते थे, जमींदार से लेते थे, वो जो उनपे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में एक ट्रैप में जाके फंस गए थे। इसके बाद जिमीदार जो अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं देते थे, वो जो रेवेन्यू आती थी अपनी सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करना है, ना वो उनसे बात करते थे, वो सिर्फ सारी अमाउंट अपनी लग्जरीज लाइफ में करते थे कि अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना, अपना खाना पीना, इंजॉयमेंट, दैट्स इट। तो जिसके कारण जो हमारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो उस समय ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था वो भी ठीक नहीं था। देन कम फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने क्या शुरू की थी, कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि शिफ्ट हो जाना फ्रॉम, पहले हम कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, फूड, अब काम पे शिफ्ट हो जाते हम कैश क्रॉप्स। फूड मतलब किस फार्मिंग पे पहले हम शिफ्टेड थे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। सब्सिस्टेंस फार्म्स में हम सिर्फ उतनी ही प्रोडक्शन करते थे फूड की जिसके साथ हम अपना लिवलीहुड कंप्लीट कर सके, लेकिन अब उन्होंने ये बंद कर दिया था, उनकी कमर्शियलाइजेशन कर दी थी। हाँ, उन्होंने वो सारे अपने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए शुरू कर दिए थे, वो कमोडिटीज प्रोड्यूस करने के लिए कर दी थी जिसके सेल करके बहुत ज्यादा उनको कैश मिलता है, जिसमें मेन क्या थी, जूट, कॉटन और इंडिगो। और ये भी एज ए क्या काम करता था, ये भी किस बेनिफिट के था, ब्रिटिशर्स के ही बेनिफिट के लिए था, हमें कुछ नहीं था। वो ये सारे प्रोडक्ट्स लेके, ये सारी कमोडिटी लेके कहाँ पे जाते थे, ब्रिटिश फॉरेन कंट्री में लेके जाते थे, अपनी कंट्री डेट इज ब्रिटेन में ले जाते थे, और इनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करते थे, और अपने ही प्रोडक्ट को अच्छे ढंग से इंक्रीज करते थे, उनकी प्रोडक्शन करते थे जिनके साथ उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। और यही रीजन था कि वो फूड क्रॉप्स उन्होंने बंद कर दी थी। इंडिया में क्या आने शुरू हो गए थे, फेमिन आने शुरू हो गए थे। फेमिन मीन्स जहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड, लोगों को खाने को खाना नहीं मिलता, लोग भूख से प्यार से मरते हैं। और जब वो नियर अबाउट 1757 में आए थे, और 1760 से लेकर 1943 का जो पीरियड माना जाता है, वो कौन सा पीरियड माना जाता है, फेमिन पीरियड जब माना जाता है इन द बंगाल। और बंगाल का जो फेमस फेमिन को कौन सा था, 1943 का था, और 1943 तक चला था। जो सबसे बड़ा फेमिन पीरियड माना था वो कहता था 69 से लेके 70 तक। यहाँ से नियर अबाउट 80 मिलियन से ज्यादा लोग क्या गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हमारी क्या होगी, हम ऑन द होल ये कह सकते हैं कि जो हमारे इंडिया में इन तीनों सेक्टर में कौन सा सिस्टम शुरू हो गया था, कॉलोनियल सिस्टम। कॉलोनियल सिस्टम कौन सा होता है, जिसमें दो कंट्रीज क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। एक कौन सी कंट्री होगी हमारी, ब्रिटिश कंट्री, डेट इज अवर ब्रिटेन। दूसरी तरफ हमारी क्या होगी, इंडिया। और इंडिया उनके लिए ऐसे कॉलोनी का काम करती थी, जिनके ऊपर कौन रूल करते थे, ब्रिटिशर्स रूल करते थे। और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी ब्रिटिशर्स ने बताए थे वो सारे उनको फॉलो करने पड़ते थे। फिर हमारी क्या होगी, इंडिपेंडेंस होगी। इंडिपेंडेंस के बाद क्या होगी, पार्टीशन होगी, इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग। और पार्टीशन के बाद भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी, इंडिया की पॉपुलेशन जो टोटल हमारे इंडिया में रही थी वो कितनी थी, 82%, लेकिन वो हमारी आउटपुट को कितना कंट्रीब्यूट कर रही थी, सिर्फ और 65%। और इंडिया के जो मेन देश है जहां से उनको ज्यादा फूड की प्रोडक्शन हो रही थी, दैट इज पंजाब एंड सिंध, वो कहाँ पे रह गए थे, पाकिस्तान के। और उस समय की चली हुई बैकवर्डनेस वो अभी तक चली जा रही है। अब हम ये बोल सकते हैं इंडिया इन द पाथ ऑफ डेवलपिंग कंट्री। वो अभी वहां की वीकनेस कम हुई, अभी तक वो ओवरकम नहीं हुई है। ऐसे उन्होंने हमारा सारा एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन कैसे बन गई थी, एक हमारी बन गई थी बैकवर्ड, एक क्या बन गई थी, स्टैग्नेंट, एक हम किस में फंस गए थे, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्योंकि जो गल्फ था वो इंक्रीज हुआ जा रहा था बिटवीन द जिमीदार्स एंड द टेनेंट्स।
उनको अपना पैसे देने के लिए फिर से लोन लेना पड़ता, फिर से लोन लेना पड़ता, और ये गैप बढ़ता जा रहा है। और इस गैप को क्या बोलते हैं? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो कभी कम नहीं हो सकता। और दूसरी उन्होंने हमारे कौन से सेक्टर पे इफेक्ट किया था? इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी थी, जैसे कि हमने पहले ऊपर देखा, हैंडीक्राफ्ट का काम बहुत अच्छा चला था, हाउ जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें इंडिया की बहुत ज्यादा फेमस थी। और ब्रिटिशर्स को ये डर था कि ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उनकी डेवलपमेंट के पीछे एक रुकावट हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक पॉलिसी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए शुरू की थी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसका मेन मोटिव था हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को बिल्कुल खत्म कर, ताकि उनके प्रोडक्ट को, उनका जो इंडस्ट्री एरिया है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। जिसके लिए फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया? डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हमारे हैंडीक्राफ्ट सेक्टर बिल्कुल ही खत्म कर दिया। स्मॉल स्केल बिजनेस जिसमें हमारा इंडिया डिपेंड करता था वो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। दूसरा, प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटिश। उन्होंने अपना इंडिया का जो इंडस्ट्रियलाइज खत्म करके यहाँ पे इस वे से उन्होंने ट्रीट किया कि उनका जो खुद का इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, जिसमें फॉलोइंग पॉइंट्स इंक्लूड है। फर्स्ट हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी। सबसे पहले ये टैरिफ होता क्या है? जैसे आजकल जीएसटी हम देखते हैं, उस टाइम पे क्या होता है? टैरिफ। हमारा अब हमारे दो कंट्रीज इन्वॉल्व थी, एक तो हम एक्सपोर्ट के टाइम पे कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था, एक इंपोर्ट के टाइम पे। अब हमारा जो रॉ मटेरियल था वो बहुत ज्यादा क्या था? फेमस था। जो इन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारी कंट्री में से रॉ मटेरियल कहाँ पे लेके जाते थे? ब्रिटेन में लेके जाते थे। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने किस किस चीज की प्रोडक्शन शुरू कर दी थी? जूट, कॉटन, इंडिको। इसके अलावा छोटे छोटे इंडस्ट्री से जो भी एज ए रॉ मटेरियल उनको चाहिए था वो कहाँ पे जाना शुरू कर दिया था? ब्रिटिशर। दैट इज हम क्या करते उस टाइम पे? एक्सपोर्ट। लेकिन इनमें किनका बेनिफिट था? ब्रिटिशर्स का। तो इस केस में टैरिफ क्या था? बिल्कुल भी पे नहीं करना था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट के टाइम ब्रिटिशर्स पे करेंगे तो उनको अमाउंट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। और वहाँ पे वो क्या करते थे? फिनिश गुड्स को क्या करते थे? प्रोड्यूस करते थे, और कहाँ पे लेके आते थे? हमारे इंडिया में आके यहाँ पे क्या करते थे? सेल। लेकिन यहाँ पे इंडिया को इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट टैरिफ बहुत हाई अमाउंट पे करनी पड़ती थी, पर इंडिया को फोर्सफुली वो प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते थे, क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन के लिए कोई भी रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, जो कि सबसे ज्यादा मेन रीजन था हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो उन्होंने टैरिफ पॉलिसी शुरू की थी, जिसमें नो एक्सपोर्ट टैरिफ पॉलिसी, जिसमें ब्रिटिशर्स यहाँ से जब हम सामान ब्रिटेन भेजते थे कोई टैरिफ नहीं पे करता, लेकिन अगर बाहर से हमें फिनिश गुड्स मंगवानी पड़ती थी तो हाई रेट ऑफ हमें इंपोर्ट टैरिफ ड्यूटी पे करनी पड़ती थी। सेकंड है डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। हमारे उन्होंने एम्पायर, हमारे राजा बिल्कुल ही सिस्टम खत्म कर दिया था, और उनके कारण ही हमारे जो इंडिया में हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस था वो हाई हो गया था, क्योंकि उस टाइम के जिसको हमारा किसका पार्ट माना जाता था? हमारे हेरिटेज का, कल्चर का, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट का, उसका सिंबल माना जाता था इंडिया के प्लस पॉइंट का, वो खत्म हो गए तो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म होगी। उसके बाद है कंपटीशन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको बोला है हमें बाहर से फिनिश्ड प्रोडक्ट आके वो यहाँ पे सेल करते थे। अब जो वहां से वो प्रोडक्ट बनाते थे वो किसी हेल्प के बनाते थे? मशीन्स की हेल्प से बनाते थे, और जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होती थी? कम होती थी, और यहाँ पे लेबर उनके साथ कंपीट नहीं करते पा रहे थे। जो उनको जो मशीन से बनाते थे, एक तो वो चीप होते थे उनके लिए, एक उनकी जो क्वालिटी भी होती थी फाइन होती थी एज कंपेयर टू इंडिया, जिसके कारण हम वहाँ का कंपटीशन इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट हाथ से काम करने वाले वो इसको फेस नहीं कर पाए। देन कम्स न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए, अपने साथ वेस्टर्न कल्चर लेके आए, तो लोगों ने अपना इंडियन कल्चर छोड़ना शुरू कर दिया एंड दे आर गोइंग टू ऑप्ट द वेस्टर्न कल्चर, जिसके कारण हमारा और इंडिया में उस पैटर्न की प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए मशीनरी वगैरह अवेलेबल नहीं थी। देन कम्स इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। फॉर ब्रिटिशर्स ने रेलवे स्टार्ट की इन द ईयर 1850, और जो फर्स्ट रेल स्टार्ट हुई थी वो चली थी 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाना,
और ये उन्होंने हमारे पर्पज के लिए नहीं बनाए थे, अपने खुद की डेवलपमेंट के लिए बनाए थे, ताकि यहाँ से सामान ब्रिटेन में इजीली पहुंचाया जा सके चीप कॉस्ट पे, क्योंकि बाय शिप वगैरह पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, कंज्यूमिंग हो रहा था और उस पर हाई कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही थी। इसलिए उन्होंने जिस रिजल्ट के बदले हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बिल्कुल खत्म होगी और उनकी डी इंडस्ट्रियलाइज पॉलिसी स्टार्ट बिल्कुल करेक्ट होगी, वो अपने पेस में बिल्कुल सही रहे। उन्होंने कुछ काम किए हैं हमारे इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। उन्होंने एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमारे इंडिया में बनाई, दैट इज नोन्स टू बी डिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इन द ईयर 1907। इसके अलावा कुछ शुगर, पेपर और सीमेंट इंडस्ट्री भी बनाई, लेकिन उनको आगे स्टार्ट करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि हमारी जो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट थी वो किन के पास थी, ब्रिटिशर्स के पास थी। उसके बाद हमारे पास ना ही कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी। कैपिटल इंडस्ट्री क्या होती है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी के बिना प्रोडक्शन फर्दर पॉसिबल नहीं होती। यही रीजन है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा नेगेटिव वे पे अफेक्ट हुआ था, और उन्होंने हमें बिल्कुल कैसे ट्रीट किया था, एज ए कॉलोनियल सिस्टम। होप है वीडियो आपको अच्छी लगी हुई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।